चलिए, ये है क्लास नंबर 2। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है। बताना है कि भीमबेटका में जो गुफाएं हैं आखिर वो क्यों प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध क्यों है। सही आंसर हो गया भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। बोला भारत में अगर कोई प्राचीनतम चिन्ह कहीं पाए गए हैं तो वो सबसे पुराने चिन्ह भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए हैं। सबसे पहली बात कि ये जो चिन्ह पाए गए हैं ये पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक काल से जुड़े हुए हैं। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब हो गया पूरा पाषाण काल और मेसोलिथिक का अर्थ हो गया मध्य पाषाण काल। उसके बाद आता है नियोलिथिक काल। तो इसमें जो गुफाओं में जो चित्र मिले हैं या गुफाओं में जो अवशेष मिले हैं वो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब इम्पोर्टेंट में ये है कि जो भीमबेटका है ये भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जनरली क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर आप कोई स्टैंडर्ड क्लास के एग्जाम में बैठ रहे हो, स्टैंडर्ड एग्जाम में बैठ रहे हो, तो वहां पर पूछा जाएगा कि यह रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और यूनेस्को की तरफ से इसे 2003 में मान्यता प्राप्त हुई थी। यूनेस्को के भारतीय विश्व विरासत धरोहर के स्थल में इसे 2003 में यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। मतलब इसमें हजारों सालों लाखों वर्ष पुराने चित्र पाए गए हैं और ये चित्र में से जैसे चित्रों में दिया गया है जिसमें शिकार करते हुए नृत्य करते हुए चित्र पाए गए हैं। नृत्य के चित्र वहां बनाए गए हैं। युद्ध के चित्र वहां दर्शाए गए हैं और साथ ही साथ पशु पक्षियों की नकल भी की गई, यानी कि पशु पक्षियों के चित्र भी वहां बनाए गए हैं। इन चित्रों में स्पेशल ये है कि इन चित्रों को बनाने के लिए कलर का इस्तेमाल किया गया है। इन चित्रों को बनाने के लिए कलर का इस्तेमाल किया गया है, जैसे लाल रंग का, सफेद रंग का, हरे रंग का और लाल सफेद हरे, इन कलर से इन चित्रों को बनाया गया है। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई है। क्वेश्चन दिया गया कि भारत में पाषाण काल की शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई है। तो एक तो काफी इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका में पाषाण काल के चित्रकारियां पाई गई हैं, जिसमें शैल चित्र की दिए गए हैं, यानी गुफाओं के अंदर चित्रकारी की गई है। उसका दूसरा नाम आता है आदमगढ़। आदमगढ़ ये भी मध्य प्रदेश के है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह नर्मदापुरम स्थान पे पाया गया है। नर्मदापुरम। उसके बाद दूसरा नाम आता है लाखू डियर। ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद तीसरा नाम आता है सबसे इंपॉर्टेंट कुंपगल। ये कर्नाटक के बेल्लार में है। जिसका वर्तमान नाम बेल्लारी है। इस कर्नाटक के वर्तमान नाम बेल्लार जिला पुराना नाम है और वर्तमान में या इसका दूसरा नाम बेल्लारी है। और कर्नाटक के कुंपगल में उत्तराखंड के लखुडियार में और मध्य प्रदेश में ही आदमगढ़ जो नर्मदापुरम में स्थित है, नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ये प्रमुख 4 ऐसे जगह हैं जहां पर भारत के पाषाणिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सबसे पहले या कह सकते हो कि इन जगहों पर भारत के पाषाणिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, शैल चित्रकारियां प्राप्त हुई है और मुख्य रूप से इन सभी जगहों में कॉमन ये देखा गया है कि चित्रों पर रंगों का उपयोग किया गया है।
रंगों का उपयोग किया गया है और जानवरों के चित्रों, जानवर पशु पक्षियों के चित्र बनाने या पशु पक्षियों की नकल की गई है। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम, मतलब बताना है कि मानव जो गतिविधियां हुई है वो प्राकृतिक या प्राग ऐतिहासिक समय से किस तरह से श्रेणीबद्ध उन्हें किया गया है, इतिहास को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, स्पेशली पाषाण काल में। इस क्वेश्चन में किया गया है कि पाषाण काल में इतिहास को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहला नाम आता है पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, तीसरा हो गया नव पाषाण काल। यानी कि पाषाण काल की अगर हम केवल बात करते हैं तो पाषाण काल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब 3 श्रेणी में सबसे पुरानी श्रेणी होती है हमारी पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की, जिसे हम इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, पैलियोलिथिक एज। और इसके अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसकी टाइम पीरियड 25 लाख वर्ष से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला है। 25 लाख वर्ष से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला है। और कह सकते हो कि इस समय की कुछ विशेष जानकारियां भी हमारे पास नहीं है। धीरे धीरे किस तरह से मानव का उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, इनके बारे में कुछ विशेष जानकारियां भी हमारे पास नहीं है। ना ही इतने पुराने अवशेष को खोजना संभव हो पाया है। कुछ हद तक कुछ अवशेष मिले भी हैं, लेकिन उन पे पूरे डिटेल उसके बारे में हिस्ट्री को बताना लगभग संभव नहीं है। तो सबसे पुराना हो गया हमारा पूरा पाषाण काल, जो जिसे हम पैलियोलिथिक एज या कहते हैं, जो 25 लाख वर्ष से लेकर वर्तमान में 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला है। इस समय मानव को या मानव हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, वो आदि मानव हुआ करते थे और उन्हें शिकारी और खाद्य संग्राहक कहा गया था, शिकारी और खाद्य संग्राहक कहा गया था। इस श्रेणी को औजारों के उपयोग के अनुसार बांटा गया है। ये जो पाषाण काल या जो हम लोग पाषाण काल कह रहे हैं, इस काल को औजार के उपयोग के अनुसार ही मुख्य रूप से बांटा गया है। क्योंकि पाषाण काल में जो औजार हुआ करते थे वो खुदरे और बेढंगे प्रकार के हुआ करते थे। उस समय मानव को उतनी औजार की उत्पत्ति करने की नहीं आता था, तो वो जैसे तैसे भी औजार को इस्तेमाल कर सकते थे। मध्य पाषाण काल में औजारों में थोड़ी सी निपुणता आई थी। इसके औजार थोड़े से नोखिले हुए थे, पॉइंटदार हुए थे, या जिसे हम शार्प एज कह सकते हैं। और साथ ही साथ औजार कुछ छोटे आकार के भी बनने लगे थे, जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटे वगैरह या पत्थर के, उस तरह के पत्थरों के कुछ ऐसे हथियार बनाने लगे जिससे मछली पकड़ना आसान हो गया, शिकार करना आसान हो गया था। ये जो मध्य पाषाण चला था, ये करीब 10,000 ईस्वी से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 और कहीं कहीं आपको 6,000 भी मिलेगा। क्योंकि इस समय में जो कुछ लोग कहीं पहले ही खेती करना स्टार्ट कर दिए और कुछ जगहों पर बाद में खेती या एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, जिस कारण से ये टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। लेकिन 10,000 से 8,000 या कहीं कहीं 6,000 मान कर रखिए, ये जो समय काल है ये है मध्य पाषाण समय काल, मध्य पाषाणिक समय काल। जिस समय जो लोग हुआ करते थे उन्होंने औजारों में थोड़ी सी निपुणता हासिल कर ली थी, औजार थोड़े से निपुण हो गए थे, औजारों के साइज जो थे वो थोड़े छोटे हो गए थे और लोग धीरे धीरे विकसित होना शुरू कर दिए थे। इसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की अगर बात करते हैं तो इसका समय काल 8,000 या 6,000 के आसपास से शुरू होकर के 3,000 ईसा पूर्व तक चला, 3,000 ईसा पूर्व तक चला। इसे हम नियोलिथिक काल के नाम से जानते हैं। पूरा पाषाण को पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल को मीसोलिथिक और नव पाषाण काल को नियोलिथिक के नाम से जानते हैं। इस समय औजार काफी तीक्ष्ण हो गए थे, काफी उपयोगदार हो गए थे, काफी उपयोग करने वाली हो गई थी और साथ ही साथ इसमें लोग सेटल होना शुरू कर गए थे। यहाँ पर कृषि होना शुरू हो गया था, लोग खेती करने लगे थे और खेती करने के कारण यहाँ के लोगों को खाद्य उत्पादक और संग्राहक, खाद्य उत्पादक कहा जाने लगा। यहाँ के लोगों को, जो नव पाषाण काल में जो लोग हुआ करते थे, उन्हें खाद्य उत्पादक की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के श्रेणी में, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में जो लोग रहते थे उन्हें खाद्य संग्राहक कहा जाता था, यानी कि शिकारी और खाद्य संग्राहक कहा जाता था। लेकिन नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ गए थे।
और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होने लगा। लोग सेटलमेंट होने लगे, बस्तियां बनाने लगे, एक जगह अस्थिर से रहने लगे, आराम से रहने लगे। अब इन कालों के बाद इस बाद नाम आता है ताम्र पाषाण काल का। ताम्र पाषाण काल का जिसे हम कैल्कोलिथिक, ताम्र पाषाण काल जिसे हम कैल्कोलिथिक नाम से जानते हैं। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल की अगर बात करते हैं तो ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज शुरू हो गई थी और लगभग अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को ताम्र पाषाण काल में तांबा और टीन की खोज इन्होंने शुरू कर ली थी, यानी कि धातुओं को, इसे मेटलिक एज कहा गया, जिसमें टीन और तांबे की खोज इन लोगों ने शुरू कर दी थी, जो कैल्कोलिथिक या ताम्र पाषाण काल के समय की बात है। ताम्र पाषाण काल के बाद आया था कांस्य युगीन सभ्यता, जिसे हम ब्रोंज एज कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता में तांबे और टीन को मिला करके कांसा बनाना इन लोगों ने सीख लिया था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाने लगा था। इसके बाद आता है, अगर हम कांस्य युगीन सभ्यता की बात करते हैं तो कांस्य युगीन या फिर जो ताम्र पाषाण काल था, ये करीब करीब समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के समय के आसपास की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो लगभग ताम्र पाषाण काल के आसपास की सभ्यता थी, उसी समय में ताम्र पाषाण की सभ्यता का जन्म हुआ था। कांस्य युगीन की अगर हम बात करते हैं तो कांस्य युगीन सभ्यता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाट वैदिक काल के समय की सभ्यता है, जिस समय भारत में 4 वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। ये उस वैदिक सभ्यता के समकक्ष कांस्य सभ्यता को हलाया गया था। और बाद में आया था महाजनपद काल, और महाजनपद काल में मेटल के रूप में लोहे का प्रयोग लगभग शुरू हो गया था। लोहे का प्रयोग लगभग शुरू हो गया था जो महाजनपद काल में हुआ था। मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर, मध्य पाषाणिक काल को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज करना है, बताना है कि पश्चिम में कौन था और पूर्व में कौन है। तो बुक में दिया गया है महदह, लेखिया, पैसरा और वीरभानपुर। तो ये तो पश्चिम से पूर्व की तरह दिए गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल करने के लिए देखता हूँ। सबसे पहले आता है महदह, ये जो है ये यूपी में है। लेखरिया की अगर ये बात करते हैं तो ये भी यूपी में है। पैसरा की अगर बात करते हैं तो ये बिहार में है, यह बिहार में स्थित है, जो मध्य पाषाणिक स्थल है जहां पर मध्य पाषाणिक साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद नाम आता है वीरभानपुर। ये वेस्ट बंगाल में है। अब इसमें थोड़ा डिटेंशन ये करूंगा कि मैं चाहता हूं कि गुजरात से आपको ये मालूम रहे कि कैसे ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में है। तो सबसे पहला नाम आता है गुजरात का, और गुजरात में सबसे पहले नाम आएगा लांगनाज। ये गुजरात में सबसे पहला नाम आता है, जो गुजरात में सबसे पहले है, और ये कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद आता है बागेर, ये राजस्थान में है। बागेर राजस्थान में। आदमगढ़, और ये काफी फेमस जगह है आदमगढ़ काफी फेमस जगह, और कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आदमगढ़ में किस चीज के अभिलेख मिले, अवशेष मिले हैं, किस समय के अभिलेख मिले हैं, और ये किस स्टेट में है। तो आदमगढ़ हो गया हमारा एमपी में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद एक और प्रमुख नाम है जिसका हम जानते हैं भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं भी एमपी में स्थित है, जो काफी फेमस है। उसके बाद नाम आता है सराय नाहर, जो यूपी में स्थित है। ये पूरा क्रम हो गया जो पश्चिम से लेके पूर्व तक है। सबसे पहला नाम आता है गुजरात में लांगनाज का सबसे पहला नाम आता है लांगनाज का। उसके बाद बागेर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, सराय नाहर उत्तर प्रदेश में, महदह, जहां जो आपके बुक में ऑप्शन दिया गया है महदह, जो उत्तर प्रदेश में है।
लेखिया ये भी उत्तर प्रदेश में है। पैसरा बिहार में और वीर भानपुर जो वेस्ट बंगाल में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, वह स्थल जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। देखिए मैंने पहले भी एक बार वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि सबसे पहले अगर बात करते हैं प्राचीनतम अवशेष की, तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें आपको मेहरगढ़ का नाम दिखेगा, और ये मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, और बलूचिस्तान प्रांत में भी बोलन दर्रे के पास है, बोलन दर्रे के पास स्थित है। और पुराने बुक में मेहरगढ़ में सबसे पुराने अवशेष मिले थे, जो करीब करीब 7000 बीसी पूर्व, यानी कि वर्तमान समय से 7000 वर्ष पहले के अवशेष प्राप्त हुए थे, जहां गेहूं और जौ के अवशेष मिले, और साथ ही साथ कृषि और पशुपालन के भी अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पाकिस्तान प्रांत के बलूचिस्तान में बोलन दर्रे के पास है, जहां 7000 वर्ष पुराने कृषि के अवशेष, जिसमें गेहूं और जौ, कृषि के अवशेष में जिसमें गेहूं और जौ और पशुपालन के भी अवशेष मिले हैं। लेकिन अगर आप ये पुरानी बुक पढ़ रहे हैं तब, लेकिन अगर आप नई बुक पढ़ रहे हैं तो नई बुक में इंपॉर्टेंट नाम आता है लहुरा देव। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में स्थित है। लहुरा देव पूरी तरह से भारत में स्थित है, और भारत में इसके साक्ष्य मिले हैं, और अंदाजा लगाया गया है कि यह करीब 9000 से 7000 वर्ष पुराना अवशेष है। यानी कि कह सकते हो कि मेहरगढ़ से लगभग, कुछ मामले में सटीक जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन मेहरगढ़ से पुराने अवशेष लहुरा देव में प्राप्त हुए हैं, और ये लहुरा देव पूरी तरह से भारत में स्थित है, यानी कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अब चूंकि चावल के प्रमाण मिले हैं तो यह अंदाजा लगाया गया है कि यह भारत के सबसे पुराने अवशेष में से होगा, और यह उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। और यूपी में अगर कोई पूछे किस जिले में है तो संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में स्थित है। देखिए अगर हमारा अगला क्वेश्चन भी आ गया, गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो ये हो गया हमारा लहुरा देव जो यूपी में स्थित है, और यूपी में संत कबीर नगर में स्थित है। संत कबीर नगर में स्थित है जो यूपी में स्थित है लहुरा देव, और जहां सबसे प्राचीनतम चावल के अवशेष मिले, या चावल की खेती के, धान की खेती के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। मध्य पाषाण काल की अगर बात करते हैं तो मध्य पाषाणिक काल से पशुपालन के साक्ष्य बागेर जिले से स्थित हुए हैं, बागेर जिले से प्राप्त हुए हैं, और यह राजस्थान में है, यह राजस्थान में स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है। अब इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि यह कहा जाता है लगभग कि ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो करीब 5000 वर्ष पहले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पशुपालन के। ध्यान दीजिएगा, पशुपालन के साक्ष्य की बात करें और किसी चीज के नहीं, पशुपालन के मतलब कंफर्म साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के। राजस्थान के बागेर जिले से सबसे पुराने या पशुपालन साक्ष्य मिले हैं, या सबसे पहले मिले हैं। यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। माना जाता है कि बागेर जिला है जो वो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक काल, ये कह सकते हो, स्थल है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ एक और नाम इंपॉर्टेंट है आदमगढ़। इसके साथ एक और नाम इंपॉर्टेंट है आदमगढ़, क्योंकि यहाँ ये भी मध्य प्रदेश में है, यह मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में है, और जहां पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो सही आंसर हो गया इसका लेखनियाँ। देखिए ये बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर लेखनियाँ दिया गया है, लेकिन अगर सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागेर। अब लेखनियाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि लेखनियाँ में जब खुदाई की गई है तो उसमें मानव के साथ पशुओं के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ पशुओं के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। और सबसे ज़्यादा कहा गया है कि यहाँ पर करीब करीब लेखनियाँ में 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में इससे ज़्यादा भी खोजे गए हैं। मतलब करीब करीब अगल बगल जगहों को मिला करके 27 से भी ज़्यादा प्रमाण मिले हैं, यानी कि मानव कंकालों के प्रमाण मिले हैं। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो मानव कंकाल था या यहाँ पर जो शवाधान किया जा रहा था, शवाधान की जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी जिसमें सबके साथ जानवरों को, यानी कि मानव शरीर के साथ जानवरों को भी सबके साथ दफना दिया जाता था, और इसी के साक्ष्य लेखनियाँ में प्राप्त हुए हैं। लेखनियाँ से प्राप्त हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में है। और ये माना जाता है कि ये मध्यपाषाण काल के अवशेष हैं, ये सभी मध्यपाषाण काल के अवशेष हैं। अब इनमें कहा जाता है कि इनके जो बॉडी मिली है, जो मानव के जो कंकाल मिले, शवाधान मिले, उसमें जानवरों के साक्ष्य मिलने के कारण कभी कभी इसे पशुपालन के प्रमाण के रूप में भी देखा जाता है, और कभी कभी मानव शवाधान में जानवरों का भी प्रयोग किया गया था, या मानव के शवाधान के समय जानवरों को भी डाल दिया जाता था, जानवरों को भी दफना दिया जाता था। इस तरह के भी क्वेश्चन में लेखनियों का आंसर आता है, या लेखनियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। जस्ट अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था कि मध्यपाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बागेर, लेखनियाँ और आदमगढ़, जिसमें से बागेर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आदमगढ़ दूसरे नंबर पर है, और लेखनियाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शवाधान की प्रक्रिया या शवाधान के अंतर्गत, यानी कि जब शवों के साथ जानवरों को भी दफना दिया जाता था, इसलिए इसी साक्ष्य पर यहाँ पर भी पशुपालन के अवशेष रखे गए हैं। मतलब माना गया है कि यहाँ पर भी पशुपालन किया जाता होगा। लेकिन पशुपालन के प्रॉपर अवशेष की अगर बात करते हैं तो वैसे कोई अवशेष यहाँ ज़्यादा नहीं मिले हैं। मुख्य रूप से ऐसे पशुपालन के प्रॉपर अवशेष बागेर और आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। बताना है कि किस काल में पशुपालन के प्रारंभ होने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो गया मध्यपाषाणी काल। देखिए पैलियोलिथिक की अगर बात करते हैं या पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो उस समय व्यक्ति को, आदमी का विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि पत्थरों या फिर हथियारों का भी निर्माण करने इन्हें पूरी अच्छी तरह से नहीं आता था। लेकिन मध्यपाषाण काल के अंत होते होते या पशुपालन की शुरुआत लगभग हो चुकी थी। मध्यपाषाण काल के अंतिम फेज में, ये भी नहीं कि ये शुरुआती फेज में, मध्यपाषाण काल लगभग 10,000 से चल रहा था और 8,000 से लेकर के 6,000 तक इसका शासनकाल चला। यह मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड चला था। लेकिन अगर पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन के साक्ष्य करीब 5,000 वर्ष पुराने मिले हैं। यानी कि मध्यपाषाण काल के शुरुआती चरणों में कोई विशेष रूप से पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन अंतिम चरणों में या मध्य भाग में पशुपालन के साक्ष्य मिलना शुरू हो गए और मध्यपाषाण काल के अंतिम चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे थे। और अगर सबसे पहले बात करते हैं कि पशुपालन कहाँ से मिले हैं तो बागेर, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था बागेर, उसके बाद आदमगढ़ मध्य प्रदेश, ये दोनों जगहों पर जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। और साथ ही साथ जानवरों को रखने के लिए व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक कि जानवरों के शरीर पर हड्डियों के जो अवशेष मिले हैं उन्हें काटने के भी अवशेष हैं। जानवरों की हड्डियों पर काटने के भी अवशेष मिले हैं। पालतू पशुओं के भी काफ़ी ज़्यादा अवशेष मिले हैं। इसीलिए कहा गया है कि मध्यपाषाण काल में
5,000 वर्ष पहले लगभग मध्यपाषाण काल में जानवरों की या पशुपालन की प्रवृत्ति लोगों में आ गई थी। मृत्या रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया। बताना है कि मृत्या रहित नवपाषाणिक जो स्तर है या नवपाषाणिक जो जगह है वो प्रकाश में आया, और क्यों आया उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो गया गुप्त कराल। गुप्त कराल ये जम्मू कश्मीर के आसपास में है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के आसपास पड़ता है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के आसपास है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सोचने वाली बात है, आखिर क्यों इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मृत्या रहित। मृत्या रहित का मतलब हो गया यहाँ पर मिट्टी के बर्तन रहित, यानी कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाने के कोई साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाने के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसीलिए कहा गया है मिट्टी के बर्तन यहाँ बनाने के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इस जगह को मृत्या रहित कहा गया है। ये जगह कश्मीर में पुलवामा जिले के पास में है। देखिए प्रकाश की बात करते हैं तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जहाँ सभी जगहों पर मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं, मिट्टी के बनाने के अवशेष मिले हैं, वहीं मृत्या रहित गुप्त कराल में मिट्टी के बर्तन बनाने के कोई अवशेष नहीं रहे हैं। वहाँ के लोग भोजन को रखने के लिए अन्य दूसरी गतिविधियों का या अन्य दूसरे प्रकार का प्रयोग करते थे, जैसे जानवरों के चमड़े की थैली का बनाना, पत्थरों को खोद करके या पत्थरों के बीच में या मिट्टी के अंदर दबा करके वो अपने भोजन को सुरक्षित रखते थे। गुप्त कराल है जो वो काफ़ी ठंडे प्रदेश में आता है, काफ़ी ठंडा प्रदेश में है, और ये नियोलिथिक एज से संबंधित है। लगभग कहा जाता है कि ये नियोलिथिक एज से संबंधित है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि करीब 1981 में यहाँ जब खोज की गई, 1981 में जब यहाँ खोज की गई तो इसमें देखा गया कि यहाँ पर जो लोग थे वो गुफाओं के अंदर या जमीन के अंदर गुफा बना करके रहा करते थे, जमीन के अंदर गुफा बना करते थे, क्योंकि ये प्रदेश काफ़ी ठंडा था, तो उतनी ज़्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट नहीं था ठंड होने के कारण, इसलिए ज़मीन के अंदर इसके अंदर गुफा बना के रहते थे। और इतना ही नहीं, गुफाओं के चारों ओर पिलर गड़ने या बांस गड़ने या खंबे खड़ाई करने के भी प्रमाण मिले हैं। मतलब अंदाज़ा लगाया गया कि जब ये ज़मीन के अंदर गड्ढा करते थे तो ज़मीन के अंदर गड्ढे करने के बाद ऊपर से उसे ढकने के लिए वो उसके ऊपर पिलर या बांस गड़ देते थे और उसे पत्ते वगैरह से ढक दिया जाता था, और इसी तरह से गुप्त कराल में लोग रहा करते थे। अब इसका जो चूंकि यहाँ गुफा के साक्ष्य मिले हैं इसीलिए इसका नाम भी गुप्त कराल कहा गया। गुप्त कराल का मतलब होता है कुम्हार का गुफा। गुप्त कराल का मतलब होता है कुम्हार का गुफा, कुम्हार की या कुम्हार की गुफा, यानी कि वहाँ जो लोग आज भी जो पुराने ज़माने के जो लोग हैं या कह सकते हो जो एशियंटिक जो पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स रिचुअल्स को अपना रहे हैं, वहाँ भी आज भी घरों में कुछ घरों में गुफाओं का प्रयोग होता है, गुफाएं बना करके लोग रहते हैं। इसके साथ इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों के उपयोग यहाँ नहीं मिले हैं, मिट्टी के बर्तन के यहाँ कोई खास पदार्थ या कोई खास साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। इस काल में बड़े बड़े पत्थरों के बीच में या फिर उसका है पत्थरों को जमीन के अंदर खोद करके उसे पत्थरों से ढाक करके वे अपने भोजन को या अपने खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखा करते थे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। बोल रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि यानी कि किस काल में लोग जो थे वो कृषक या खाद्य उत्पादक बन गए थे। हाँ, कृषक या खाद्य उत्पादक बन गए थे, तो इसका सही आंसर हो गया नवपाषाण काल में। तो इससे बस इतना समझना है कि जब हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ थे या हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, अब उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया, जब से उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया उस समय उस काल को नवपाषाण काल की श्रेणी में रख दिया गया था। मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक के अंतिम चरणों में खेती करने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन कुछ जगहों पर खेती करने की शुरुआत हुई थी, कुछ जगहों पर इसका प्रारंभ नहीं हुआ था। तो जहाँ जहाँ देरी से हुई थी वहाँ नवपाषाण काल थोड़े लेट से आए, लेकिन अंदाज कहा जा सकता है कि जैसे ही व्यवस्थित तरीके से खेती के प्रारंभ हो चुका था, जैसे ही लोगों के द्वारा व्यवस्थित तरीके से खेती शुरू कर दी गई, खेती के प्रमाण मिलने शुरू हुए,
तो उस काल से उसे नवपाषाण काल की श्रेणी में रख दिया गया। अब बात करते हैं साक्ष्य की। तो भारत में एक साक्ष्य भारत में मिले हैं और दूसरे साक्ष्य होते हैं जो पाकिस्तान में मिले हैं। तो पाकिस्तान वाले साक्ष्य यानी कि मेहरगढ़ ये साक्ष्य पहले मिले थे, प्रारंभ श्रेणी में मिले थे और ये करीब 7000 वर्ष पहले मिले थे। और यहाँ गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे। और उसके बाद कुछ समय के बाद भारत में एक साक्ष्य प्राप्त हुआ जिसका नाम था लहुरा देव। यह करीब 9000 वर्ष पुराने साक्ष्य है, यानी कि अंदाज कहा गया कि भारत में 9000 वर्ष पहले भी खेती की जाती थी। इसके साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ पर चावल के प्रमाण मिले हैं लहुरा देव में। नवपाषाण कालीन गर्त निवास के अवशेष मिले हैं। बताना है कि नवपाषाण काल में गर्त निवास के स्थान कहाँ कहाँ मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो गया बुर्ज होम और गुफ कराल। अब बात करते हैं दोनों जगह की। तो ये दोनों जगह लगभग कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम जिले में ही बुर्ज होम है। और गुफ कराल जो है वो करीब कह सकते हैं कि यह पुलवामा जिले के आसपास के सेक्टर में पाया जाता है, गुफ कराल मिला है। दोनों की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो पहली विशेषता यह है कि बुर्ज होम की अगर बात करते हैं तो बुर्ज होम का अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान, बुर्ज वृक्ष का स्थान। और गुफ कराल का अर्थ होता है कुम्हार का टीला, कुम्हार की गुफा या कुम्हार का टीला। ऐसे गुफा ज़्यादा विशेष रूप से कहा गया है क्योंकि कुम्हार की गुफा, क्योंकि यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो जमीन के अंदर गुफा बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए कुम्हार की गुफा, द केव ऑफ पॉटर्स। अब गुफाओं बनाने का कारण ये था कि ये दोनों जगह जो है वो कश्मीर के सेक्टर में, और वहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी, तो वहाँ पे लोग जमीन के अंदर रहा करते थे। अब विशेषता है कि इनके जो आकार थे, जो गुफाओं का आकार था, या तो वो सर्कुलर था या ओवल आकार यानी कि अंडाकार शेप में हुआ करता था। और अंडाकार शेप में होने के साथ साथ इनके बाहरी किनारों पर खंभे गड़ने के ही प्रमाण मिले हैं, जिससे अंदाजा लगता था कि वहां पर लोग ऊपर से गुफाओं को ऊपर से पत्तों या सूखी लकड़ियों से ढक दिया करते थे। इनमें गुफा में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी, गुफा में उतरने के लिए सीढ़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। और अंदर से जो गुफा की जो आकार होती थी वो इतनी बड़ी होती थी कि जिसमें आराम से बैठे या खड़ा होया जा सकता है, लेकिन घुसने के लिए या निकलने के लिए जो रहता थे मुहाना, वो काफ़ी छोटा रहा करता था। उसके साथ स्पेशलिटी इसमें यह है कि बुर्ज होम में सवादान यानी कि सवादान की विशेषता मिली, यानी कि जो लोग मर जाते थे, जिनका देहांत होता था, उनके बॉडी के साथ पालतू जानवरों को भी दफना दिया जाता था। बुर्ज होम में पालतू जानवरों को भी दफना दिया जाता था। और गुफ कराल की विशेषता यह है कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, या अंदाजा लगाया गया है कि वहां पर मिट्टी के बर्तनों का निर्माण नहीं किया जाता था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का जो टीला है वो नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, जो कहाँ से स्थित है। तो इसका सही आंसर हो गया संगम कल्लू है, जो वो दक्षिण भारत का सेक्टर में पाया जाता है। दक्षिण भारत में कई जगहों पर पाए गए हैं। राख के टीले के साक्ष्य कई अन्य जगहों पर से भी प्राप्त हुए हैं। तो पहले हम देखते हैं राख का टीला आखिर क्या इसके बारे में कहा गया है। रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा बताया गया था कि जो राख का टीला है वो गोबर के ढेर से जलने के कारण होता है। किससे होता है? तो गोबर के ढेर से जलने के कारण होता है। अब ये बच कैसे गया? तो इसके बारे में एक साक्ष्य में दिया गया था कि कई बार हुआ होगा कि जब गोबर के ढेर को बहुत उच्च तापमान पर या कभी लंबे समय तक जलाया गया होगा, या लंबे समय तक जब ये जलते रहा होगा, तो इसके अंदरूनी भाग में
यह जलकर ठोस रूप में परिवर्तित हो गया, ठोस रूप में धारण कर लिया, जिसके कारण इसके साक्ष्य आज भी हम लोगों को प्राप्त होते हैं। अब इसकी रिचुअल्स ये कही गई है कि कुछ लोगों का मानना था कि जो जो गोबर जो जमा होते थे वो किसी एक खास मौसम विशेष में गंदगी ज़्यादा होने पर उसे जला दिया जाता था। ये पहला साक्ष्य है कि किसी एक खास मौसम विशेष में इसे जला दिया जाता था ताकि गंदगी से बचाया जा सके। दूसरी मत ये दिया गया था कि किसी पर्व में, किसी फेस्टिवल में इसे जलाया जाता था, जिसके कारण यहाँ पर राख के टीले जमा हुए हैं। और साथ ही साथ तीसरी बात यह दी गई है कि जब कभी वो अपनी जगह को छोड़ते थे या स्थान बदलते थे, यानी कि पुराने निवास से होकर के कभी वो किसी कारणवश जब वो स्थान बदलते थे, किसी बीमारी होने के कारण या किसी अन्य कारण से जब वो स्थान बदलते थे, तो उस जगह पर गोबर के टीलों को जमा रखा जाता था और उन टीलों में आग लगा दी जाती थी और उसके बाद उस स्थान को छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण वो टीले अपने आप जलते जलते पत्थरनुमा आकार में सेंटर पार्ट में या बीच के पार्ट में अपने आप जलते जलते कड़े ठोस आकार में बदल गए थे, और जिसके साक्ष्य अभी प्राप्त होते हैं। अभी इम्पोर्टेंट है कि राख के ये गोबर के टीले आते कहाँ से थे। तो मत था कि जो लोग रहते थे वहाँ पशुपालन का कार्य करते थे और वो पशुओं के गोबर को इकट्ठा करते थे, जिससे ये गोबर के टीले बनते थे और बाद में इन्हें जला दिया जाता था या आग लगा दिया जाता था। अब इम्पोर्टेंट है कि संगम कल्लू के साथ साथ और कितने जगहों पर ऐसे राख के टीले मिले हैं या गोबर के टीले या राख के टीले मिले हैं। तो सबसे पहला नाम आता है संगम कल्लू, दूसरा प्रमुख नाम आता है पीक लीहन, पीक लीहन। दूसरे के बाद जो पीक लीहन है ये भी कर्नाटका सेक्टर में है, कर्नाटका राज्य में पाया गया है। उसके बाद बुदिहाल ये भी कर्नाटका में ही पाया गया है। उसके बाद तेलंगाना में एक जगह है जिसका नाम उटनूर, ये तेलंगाना स्टेट में ये कुछ प्रमुख साक्ष्य है जहाँ पर राख के टीले मिले हैं। पहला संगम कल्लू जो कर्नाटका के बेलारी जिले में है, दूसरा पीक लीहन जो कर्नाटका में है, उसके बाद बुदी हाल ये भी कर्नाटका में है, और उटनूर जो तमिलनाडु में स्थित है। और इन सभी जगहों पर राख के टीले मिले हैं और राख के टीलों में यह जनरली बोला गया था कि ये गोबर के राख के टीले हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य विंध्य क्षेत्र यानी कि विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र के आसपास मिले हैं, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज जौ को माना गया था, यानी कि कहा जाता है कि मानव के द्वारा हमारे जो आदि मानव थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने सबसे पहले जौ की उपज स्टार्ट की थी या जौ को ही अपने प्रमुख फसल माना गया था या जौ की ही खेती वो लोग करते थे। इसका रीजन ये है कि मेहरगढ़ में सबसे पहले प्रमाण मिले थे, मेहरगढ़ में सबसे पहले प्रमाण मिले थे और वहाँ पर जौ के प्रमाण मिले थे, जौ की खेती के प्रमाण मिले थे, इसीलिए जौ को प्रारंभिक फसल के रूप में उसे मान्यता दी गई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ से किया गया, सबसे पहले कहाँ से कपास की खेती का प्रारंभ हुआ। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में, अभी वर्तमान में वो जगह पाकिस्तान में है, वो जगह हो गया मेहरगढ़। मेहरगढ़ में एक कब्र मिला था और उस कब्र के अंदर किसी बर्तन में मोतियों की या पत्थरों से बनी हुई माला रखी हुई थी और उसे कपड़े में लपेटा हुआ था, वह कपड़े में लपेटा हुआ था और यह अंदाज लगाया गया कि उस समय कपड़े में या रुई में लपेटे होने कारण वहां पर कपास की खेती की जाती होगी या कपास के प्रमाण रूप में इसे माना गया। इसी से अंदाजा लगाया गया कि मेहरगढ़ में या सबसे पहले भारत में कपास की खेती की जाती थी और इसके प्रमाण वहां मिले हैं, कपास के प्रमाण वहां मिले हैं। अब इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि ये जो मालाएं थी, ये जो भी कुछ वहाँ मिले थे, वो कुछ कपड़े में लपेटे हुए थे, वो धागे में लपेटे हुए थे, धागों के साथ उनको गूंथा गया था और वो लगभग कपास जैसे ही थे, इसीलिए कपास को वहाँ प्रमुख रूप से माना गया कि भारत में मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती होगी या कपास के प्रमाण वहाँ कपास उपजाए जाते होंगे। इसके बाद मोहनजोदाड़ो सभ्यता में, मोहनजोदाड़ो जगह पर
कपास से या सूत काटने वाली मशीन भी मिले हैं, मशीन भी प्राप्त हुए हैं। इसलिए बलूचिस्तान मेहरगढ़ में माना गया कि सब वहां पर कपास के प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में उसे रखा गया है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान, यानी कि जो पाषाण पत्थरों के स्मारक की अगर पहचान की बात करते हैं तो इस स्मारकों का प्रयोग मृतकों को दफनाने के रूप में किया गया था। यानी कि मृतकों को जिस जगह पर दफनाया जाता था वहां पर बड़े बड़े पाषाण के स्मारक यानी कि पत्थरों को सजा दिया जाता था और उसे स्मारक नुमा बना दिया जाता था। वही इसीलिए कहा गया कि मृतकों को दफनाने या उस स्थान की पहचान करने के लिए वहां पर वृहद पाषाण स्मारकों का निर्माण किया जाता था और उसी से उसकी पहचान हुई थी। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकाले गए। बराबर, वो कौन सा स्थान है जहां एक ही कब्र में 3 मानव कंकालों को दफनाया गया था? सही आंसर हो गया दमदमा। दमदमा में ये इलाहाबाद के द्वारा खोजा गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा वहां जो टीम पहुंची थी उसके द्वारा खोजा गया था और यहाँ पर कहा गया है कि कुल 41 कब्र मिली हैं। कुछ 41 कब्र मिली हैं और कुछ ऐसे कब्र हैं जिसमें 3 मानव कंकाले भी खोजे गए हैं। यानी कि अंदाजा लगाया गया कि इसमें 3 लोगों को मृत्यु होने के बाद उन्हें लगातार उसमें दफनाया गया या एक साथ कैसे भी दफनाया गया। मतलब कह सकते हैं कि 3 कंकाल मानव कंकाल मिले हैं, यानी कि 3 लोगों को एक ही कब्र में दफनाया गया था जिसमें से पुरुष और महिला दोनों हुआ करते थे। इसके अलावा 4 ऐसे कब्र मिले हैं जहां डबल सावधान यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के शव प्राप्त हुए हैं। ये सभी दमदमा की बात है। दमदमा में कुल 41 कब्र मिले हैं जिसमें से एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ में थे और 4 ऐसे कब्र मिले हैं जिसमें 2 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं जिसमें युगल सावधान यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को दफनाया गया था। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और नाम आता है, वो नाम होता है सराय नाहर राय। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो कब्रें मिली हैं उसमें 4 मानव कंकाल को एक ही जगह पर दफनाया गया है। वहाँ 4 मानव कंकालों को एक ही जगह पर दफनाया गया है और इसके प्रमाण मिले हैं। अंदाजा लगाया गया था कि किसी अचानक विपत्ति से जब मृत्यु हो गई होगी तो चारों को एक ही जगह पर दफना दिया गया था। विंध्य क्षेत्र में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, वह शिलाश्रय यानी कि वह गुफा जहां पर जो विंध्य क्षेत्र में है और वहां पर सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं। सही आंसर हो गया लेखिया में सबसे ज्यादा कंकाल प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल वहां प्राप्त हुए हैं।